We'll cover plant nutrition today. It's a long chapter, but it's a simple chapter. काफ़ी सिंपल चैप्टर है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं इसमें, लेकिन लेंथी बहुत है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the process by which plants use sunlight, carbon dioxide and water to make glucose and other carbohydrates. Carbs. ये बेसिक डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, और ये फोटोसिंथेसिस की सिंबल इक्वेशन है. And it is balanced. You need to remember this equation. 6 CO2 plus 6 H2O react to give us C6H12O6 plus 6 O2. ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, और ये ऑक्सीजन है. इस रिएक्शन के लिए सनलाइट इज़ नीडेड, सनलाइट इज़ नेसेसरी. और वो प्लांट्स को सनलाइट मिलती कहाँ से है? प्लांट्स ट्रैप द सनलाइट थैंक्स टू अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का नाम आपने सुना होगा. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक केमिकल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है. और जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर होता है. क्लोरोप्लास्ट्स ऑर्गेनेलीज हैं, स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. और क्लोरोफिल का काम क्या है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे फिर प्लांट ग्लूकोज और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स बना सकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इस प्रोसेस में. तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन है, सिंबल इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है. उसके बाद क्लोरोफिल का रोल है, क्लोरोप्लास्ट्स का रोल है, और इससे हमें पता चला है कि क्लोरोफिल किस तरह लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मूविंग ऑन, हम लोग यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे, वो बना क्यों रहा है, उसको क्या काम करवाना है इन कार्बोहाइड्रेट्स से, क्या यूज़ है इन कार्बोहाइड्रेट्स का. पहला यूज़, ग्लूकोज इज़ यूज इन रेस्पिरेशन टू रिलीज़ एनर्जी. रेस्पिरेशन कई दफ़ा हमारे ओ लेवल सिलेबस में रिपीट हुई है, और ये उनमें से एक इंस्टेंस है. ये रेस्पिरेशन की बैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन है. C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, क्योंकि हम ग्लूकोज का यूज़ पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज इज़ अ रिएक्टेंट. ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करते हैं. और एनर्जी प्लांट को चाहिए होती है. एवरी लिविंग थिंग नीड्स एनर्जी. इंसानों को भी एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को भी उसी तरह एनर्जी चाहिए. प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से. ग्लूकोज को वो यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएंगे. ये पहला यूज़ हो गया. पहला यूज़ हमने कार्बोहाइड्रेट्स का कर लिया. दूसरा यूज़ है स्टार्च. स्टार्च इज़ स्टोर्ड फॉर एनर्जी स्टोर. फॉर की जगह अगर आप यूज़ करें एज एन एनर्जी स्टोर तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. स्टार्च बेसिकली बनता है ग्लूकोज से ही. ग्लूकोज आपका प्लांट इंस्टेंटली यूज़ करेगा जब उसको एनर्जी चाहिए होगी. अब जब उसने ग्लूकोज यूज़ कर लिया एनर्जी के लिए, तो जो बाकी ग्लूकोज अगर उसके पास एक्सेस में पड़ा हुआ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ, तो वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, वो उसको स्टार्च की फॉर्म में सेव कर लेगा. स्टार्च की फॉर्म में सेव करने से वो फ्यूचर के लिए एनर्जी स्टोर रखेगा अपने पास, कि अगर आइंदा किसी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस ना कर पाए और ग्लूकोज ना प्रोड्यूस कर पाए, तो उसको एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए स्टार्च की ही ज़रूरत पड़े, और वो स्टार्च से ही अपनी रेस्पिरेशन कंप्लीट करे. तो बेसिकली स्टार्च का भी वही काम है जो ग्लूकोज का काम है. ग्लूकोज आपको फ़ौरन एनर्जी देगा रेस्पिरेशन से. स्टार्च आपका लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर है. स्टार्च प्लांट की सेविंग्स है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. प्लांट ने सेविंग्स की हुई हैं कि ज़रूरत के टाइम पे वो स्टार्च को यूज़ करेगा रेस्पिरेशन में या किसी भी चीज़ के लिए. पहला यूज़ भी हो गया, दूसरा यूज़ भी हो गया. तीसरे यूज़ पे आते हैं सेल्यूलोज. सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. अब ये सेल्यूलोज किस लिए यूज़ होता है? सेल वॉल्स बनाने में. सेल वॉल्स प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं, हम सबको पता है. प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं और एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती. सेल वॉल्स का क्या होना ज़रूरी होता है? सेल वॉल्स का रिजिड और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है. रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग. अब वो रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग कैसे बनती हैं? सेल्यूलोज की मदद से बनती हैं. सेल्यूलोज
काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो इसीलिए सेल्यूलोज से अपनी सेल वॉल्स बनाते हैं। 3 यूजेस हमने अभी तक कर लिए हैं। पहला कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज से रेस्पिरेशन करता है, स्टार्च एज एन एनर्जी स्टोर, और सेल्यूलोज टू मेक सेल वॉल्स। तो चौथा यूज़ है वो है सक्रोज। सक्रोज भी एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। प्लांट के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स ट्रांसपोर्ट करनी हो तो वो सक्रोज की फॉर्म में की जाती हैं फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर। फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर सक्रोज की फॉर्म में शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में। अब प्लांट के अंदर उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? जहाँ पे बन रहे सक्रोज, जहाँ पे शुगर बन रही है, वहाँ से उस जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए जहाँ पे प्लांट को शुगर की ज़रूरत है। तो जब आपने ट्रांसपोर्ट करना हो प्लांट ने कोई चीज़, तो वो सक्रोज की फॉर्म में करेगा अगर उसने कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। 4 हमने यूज़ पढ़ लिए, ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन, स्टार्च फॉर फ्यूचर यूज़, सेल्यूलोज फॉर सेल वॉल्स एंड सक्रोज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आ जाते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वेरिइंग फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे हम जो वेरिइंग फैक्टर्स का इफेक्ट बात कर रहे हैं वो है ऑन फोटोसिंथेसिस, कि हम क्या चीज़ चेंज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस पे क्या असर पड़ेगा। पहली चीज़ है लाइट इंटेंसिटी। अब लाइट इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। लाइट हम प्लांट को ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन एक पॉइंट तक, एक हद तक। एक ऐसा पॉइंट आएगा, हाउएवर देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी इज़ नॉट इक्वल टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। इस तरफ हमारी लाइट इंटेंसिटी है, इस तरफ हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, इनिशियली आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर वो स्टॉल कर गए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही रह गया। हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा भी रहे हैं, फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं रहा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता तब है जब ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है, जैसे इस सेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इधर नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट तक लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा था। इस पॉइंट के बाद लाइट इंटेंसिटी हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कोई और चीज़ है जो लिमिट कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक तो लाइट इंटेंसिटी लिमिट कर रही थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर हम लाइट ज़्यादा दी जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि लाइट लिमिट कर रही है फोटोसिंथेसिस के रेट को। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम इसलिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा लाइट नहीं है। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हम अगर ज़्यादा लाइट दे जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि लाइट की ही कमी थी ना, क्योंकि हम जब लाइट ही दे रहे हैं उसको तो फोटोसिंथेसिस तो बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या है? लाइट है। लिमिटिंग फैक्टर इज़ योर लाइट इंटेंसिटी। लेकिन जैसे ही ये स्टॉल हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हुआ, हालांकि आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी नहीं है लिमिटिंग फैक्टर आपका, यहाँ पे कुछ और है। समथिंग एल्स इज़ द लिमिटिंग फैक्टर हियर। अब वो चीज़ टेम्परेचर भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट तक ये पीछे वाला हिस्सा लाइट बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा था, यानी कि प्लांट को लाइट की ही कमी थी और हम उसको लाइट दे रहे थे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पा रहा था। क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद अगर हम जितनी ज़्यादा लाइट दी जा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि लाइट काफ़ी है प्लांट के पास, इससे ज़्यादा उसने लाइट मिल भी गई तो वो फोटोसिंथेसिस बढ़ा नहीं पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही सिस्टम है सारा। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इस तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगी, और वो भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। उसमें भी यही है कि यहाँ तक तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन उससे आगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई और चीज़ प्लांट को लिमिट कर रही है। उस पॉइंट से पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही लिमिट कर रहा था, अब यहाँ पे आके काफ़ी हो गया उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देने से भी उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं रहा। ये दो हमने पहली चीज़ें कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट इंटेंसिटी। अब तीसरा टेम्परेचर है। टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से इनिशियली आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, फिर वो एक जगह पे आके अचानक नीचे जाना शुरू हो जाएगा, अचानक उसका डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर में ना प्लांट डैमेज हो गए,
प्लांट के अंदर के एंजाइम्स डैमेज हो गए हैं, डीनेचर हो गए हैं, एंजाइम्स डैमेज्ड / डीनेचर्ड। अब जब एंजाइम्स ही डीनेचर हो गए तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। अच्छा, अगर आपको एंजाइम्स का नहीं पता तो एंजाइम्स की जो वीडियो होगी चैनल पे आप वो देख सकते हैं, या एंजाइम्स आप कहीं से भी वैसे पढ़ लें ताकि आपको इस पॉइंट की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। यहाँ तक टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। उसके बाद टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसके बाद टेम्परेचर नुकसान दे रहे। तो ये हमारे 3 इफ़ेक्ट्स से। इसमें लिमिटिंग फैक्टर का समझना, लिमिटिंग फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और ये काफ़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को, इसीलिए मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ हमारे सामने, हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा, ये इसी लाइन में जाता जा रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक तो लाइट इंटेंसिटी वाज लिमिटिंग फैक्टर, उसके बाद इट वाज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इस पॉइंट तक इसके पास इनफ लाइट नहीं थी प्लांट के पास, इसलिए जब हम ज़्यादा लाइट दे रहे थे तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसके पास लाइट की ही कमी थी। लेकिन इस पॉइंट के बाद ज़्यादा लाइट देने से भी वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे देयर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। दिस कुड बी टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनता है, और उसमें भी जब इस तरह स्टैगनेट हो जाए तो उसमें आप कह सकते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर, अब लाइट या फिर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। और टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। टेम्परेचर में यहाँ तक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और इसके बाद सडन डिक्लाइन है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। ये 3 हमारे इफ़ेक्ट्स थे जो हमने पढ़ लिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है हमने, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस की सिंबल इक्वेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और इनकी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कैसे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, सक्रोज पढ़े हैं। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेरिइंग फैक्टर्स में हमने पढ़ा है, लाइट इंटेंसिटी को वेरी करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वेरी करने से क्या फ़र्क पड़ता है, और टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब उसके बाद थोड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द नीड फॉर सनलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हमें पता चले कि सनलाइट वाकई ज़रूरी है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने ये बात कंफर्म करनी है कि सनलाइट ज़रूरी है। हमने ये बात कंफर्म करनी है कि अगर सनलाइट ना मिले प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर मिले तो सिर्फ तभी फोटोसिंथेसिस होगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लेंगे एक प्लांट इन द डार्क जिसके पास नो लाइट, देयर इज़ नो सनलाइट, और एक प्लांट होगा जो कि लाइट में होगा, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में होगा। नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी चीज़ है उसको आप कहेंगे कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हर एक्सपेरिमेंट में अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपने नॉर्मल कंडीशन में रखी है तो वो आपका कंट्रोल है। उसका मकसद क्या है कि आपने ये जो चेक करना है कि अगर अंधेरे में रखूँगा तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट आप इससे कंपेयर करोगे ना, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो आपने कोई ऐसी चीज़ भी रखनी होती है जो आपको कंपैरिजन करने में मदद करे। असल में तो आपका एक्सपेरिमेंट ये है, लेकिन इससे आपने उसको कंपेयर करना है। अच्छा, एक प्लांट हमने लिया, हमने उसको अंधेरे वाले कमरे में रख दिया। एक प्लांट हमने लिया, हमने उसको नॉर्मल लाइट वाली कंडीशन में रख दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों प्लांट्स सेम होने चाहिए, दोनों प्लांट्स का साइज़ सेम होना चाहिए, दोनों प्लांट्स का सॉइल टाइप सेम होनी चाहिए, दोनों प्लांट्स को एक जितना पानी देना चाहिए। मतलब सन लाइट और लाइट की प्रेजेंस के अलावा बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए, फिर ही आपका एक्सपेरिमेंट फेयर होगा, वरना आपके एक्सपेरिमेंट में गलती की गुंजाइश होगी। सब हमने एक प्लांट डार्क में रख दिया, एक प्लांट हमने लाइट में रख दिया। आफ्टर फ्यू डेज टेक लीव्स फ्रॉम ईच, बॉयल एंड ऐड आयोडीन। अच्छा, अब ये थोड़ी समझने वाली बात है। कुछ दिन हम रुके, 1-2 दिन रुके, फिर हमने दोनों प्लांट्स में से एक एक पत्ता उतार लिया, एक एक पत्ता हमने उसका काट लिया। अब हमने उन दोनों पत्तों को बॉयल करने का मकसद क्या है कि हम लीफ को किल कर दें। वी वॉन्ट टू किल द लीफ, ठीक है। पहले हम उसको पानी में बॉईल करेंगे, फिर हम उसको एथेनॉल में भी बॉईल कर सकते हैं ताकि हम उसके अंदर से क्लोरोफिल निकाल दें, ताकि उसका कलर ख़त्म हो जाए। कलर ख़त्म हो जाएगा तो उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें जब आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन का कलर ईजिली देख सकेंगे हम।
तो हमने दोनों में से एक एक पत्ता निकाल लिया और उनको पहले पानी में बॉईल किया, फिर उसके बाद क्लोरोफिल कह रहा हूँ सॉरी, एथेनॉल में बॉईल किया। उससे क्या होगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा और प्लांट का कलर ख़त्म हो जाएगा लीफ का। फिर हम डालेंगे आयोडीन, दोनों पे अलग अलग ड्रॉप्स हम आयोडीन के डालेंगे। और अगर आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, और अगर आयोडीन का कलर येलो रहा तो यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्योंकि आयोडीन हमें पता है स्टार्च को टेस्ट करती है, इट इज़ अ टेस्ट फॉर स्टार्च। फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनेगा, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो इसीलिए जिस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है, जो कि हमारा डेफिनेटली सेकंड प्लांट ही होगा क्योंकि हमने उसको लाइट में रखा, अंधेरे वाला तो करेगा नहीं फोटोसिंथेसिस। अब जो हमने सेकंड प्लांट लाइट में रखा था उसके ऊपर जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी। आयोडीन ओरिजिनली ब्राउन सी होती है, येलो ब्राउन सी होती है, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी क्योंकि उसने फोटोसिंथेसाइज ऑब्वियसली किया है उस प्लांट ने। लेकिन जिसको हमने अंधेरे में रखा वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, वो येलो ही रहेगी। इसकी वजह क्या है कि वो फोटोसिंथेसाइज ही नहीं किया उसने, उसको तो हमने अंधेरे में रखा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव कर दिया कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सेकंड बात हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वेस्टिगेशन पे। अच्छा, अगर इट सीम्स अ बिट कंफ्यूजिंग तो फील फ्री टू रीकैप द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूँ सॉरी, इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रूव करना है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक ही हम प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, उसको हमने नॉर्मल कंडीशन में रख लिया। तो ये नॉर्मल कंडीशन वाला आपका क्या है, कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरा आपका प्लांट है उसको आपने रखा उसी जगह पे, उसी तरह की जगह पे, लेकिन आपने उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बैग रख दिया जिसके अंदर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। अब इस बात को गौर से सुने, सेकंड प्लांट भी उसी तरह का है, सेम प्लांट है, सेम साइज़ है, सेम सॉइल में है। फ़र्क ये है कि उसके ऊपर एक बैग है जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट बैग क्यों रखना है, क्योंकि लाइट तो हमने पहुंचानी है ना, ये लाइट का एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट है। तो हम लाइट पहुंचाएंगे दोनों तक, लेकिन जिसके ऊपर बैग है वो ट्रांसपेरेंट बैग, उसके अंदर हमने एक केमिकल रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहा होगा साथ साथ, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेकंड प्लांट है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस नहीं है। अब जब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस नहीं है तो वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। हालांकि दोनों लाइट में हैं, दोनों सेम प्लांट हैं, दोनों सेम सॉइल में हैं, दोनों को एक जितना पानी दिया जा रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एक के पास कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर हम कुछ दिन वेट करेंगे और फिर वही वाला आयोडीन टेस्ट दोबारा रिपीट करेंगे, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आयोडीन टेस्ट हमने दोबारा रिपीट किया और उसमें भी हम उसी तरह का रिज़ल्ट देखेंगे कि इस प्लांट पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, इसमें नहीं हुआ होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन पे चले जाते हैं, ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। अब इसमें क्यों नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड प्लांट में, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर देगा, ख़त्म कर देगा। तीसरा जो हमारा टेस्ट है वो है टू प्रूव कि क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करे। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें हम एक ही प्लांट यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो हम यूज़ करेंगे वेरीगेटेड लीव्स वाला। वेरीगेटेड लीव्स होते हैं इस तरह के जिनमें थोड़ा पार्ट होता है ग्रीन। अच्छा, ग्रीन पार्ट का मतलब है कि क्लोरोफिल है, वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कुछ पार्ट होते हैं इस तरह का वाइट जहाँ पे नो क्लोरोफिल, जहाँ पे है ही नहीं क्लोरोफिल, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो ज़रूरी होता है। इस तरह के पौधे को, इस तरह के पत्ते को कहते हैं वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। हमने वेरीगेटेड लीफ इस्तेमाल करना है। हम सबसे पहले इसको डी स्टार्च करेंगे। डी स्टार्च करने का मतलब है कि उसके अंदर जितना ऑलरेडी ग्लूकोज, जितना स्टार्च, जितने उसके अंदर शुगर है वो ख़त्म करवानी है। वो हम कैसे करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपने वो प्लांट लेना है जिसके वेरीगेटेड लीव्स हैं और आपने उसको अंधेरे कमरे में रख देना है। अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, यानी कि वो शुगर नहीं बना पाएगा, ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। और अगर वो ये नहीं कर पाएगा तो जो उसके अंदर ऑलरेडी शुगर्स हैं वो उसको यूज़ करता रहेगा। आपने 2-3 दिन वेट करने, 2-3 दिन बाद उसके अंदर का सारा स्टार्च ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि वो नया नहीं बना पा रहा, क्योंकि लाइट ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा और पुराना ही यूज़ करी जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर एक इंसान है, उसके पास 10,000 रुपये हैं और वो रोज़ 1,000 रुपये कमाता भी है। आप उसको कमाने की इजाज़त ना दें, आप उसको एक कमरे में बंद कर दें
और उससे रोज़ पैसे ले जाएँ, 1000 रुपये उससे ले जाएँ, तो 10 दिन में उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि उसकी इनकम तो ज़ीरो है, इनकम तो उसको मिल ही नहीं रही, वो अपने पुराने पैसे यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह प्लांट भी, जब आप उसको फोटोसिंथेसिस से मना कर देंगे, एक डार्क रूम में आपने उसको रख दिया, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना, नहीं होगा तो वो अपनी पुरानी सारी शुगर यूज़ करेगा। इसका मतलब है वो डी स्टार्च हो गया, अब उसमें बिल्कुल स्टार्च नहीं है। फिर हम उसको लाइट में रखेंगे, ठीक है। फिर हमने उसको लाइट में रखा, फिर हमने उसको थोड़ी देर इजाज़त दी कि वो फोटोसिंथेसिस करे, नए सिरे से फोटोसिंथेसिस करे। उसके बाद हमने एक वेरीगेटेड लीफ हमने काट लेने और उसको हमने बॉईल कर देने। बॉईल करने के बाद बिल्कुल वैसे ही पहले पानी में करेंगे, फिर एथेनॉल में करेंगे, फिर हम उसको एक डिश पे डालेंगे, वो एक प्लेट सी, वाइट प्लेट सी होगी, उस पर डालेंगे और उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। आयोडीन टेस्ट हम करेंगे तो जो ग्रीन एरिया है, जैसे ये हो जाएगा ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जो वाइट एरिया है वो रहेगा येलो ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। एथेनॉल डालने के बाद तो पूरे प्लांट का ही कलर ख़त्म हो गया ना, तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, जहाँ पे ब्लू ब्लैक है, वो उसका ओरिजिनली ग्रीन पार्ट था। आई होप इट मेक सेंस। तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन था इस चैप्टर का, इन्वेस्टिगेटिंग और एक्सपेरिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके P4 में भी आ सकते हैं, P2 में भी आ सकते हैं, P1 में भी इससे सवाल आ सकते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आयंस नीडेड बाय प्लांट। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, दो ही आयंस हैं जो आपने पढ़ने, एक है नाइट्रेट आयन, एक है मैग्नीशियम आयन। नाइट्रेट आयंस किस लिए चाहिए प्लांट को? टू मेक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगर उसने नाइट्रेट से बनाने हैं, मतलब बेसिकली वो पहले अमीनो एसिड्स बनाएगा, अमीनो एसिड्स बनाने के बाद उनसे प्रोटीन बनाएगा, अमीनो एसिड्स, फिर अमीनो एसिड्स प्रोटीन, जो कि नाइट्रेट से बनते हैं। नाइट्रेट्स प्लांट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसने प्रोटीन बनाने, और प्रोटीन से क्या होता है, ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है और डीएनए फॉर्मेशन होती है। तो ये इस चीज़ को आप याद रखें ज़रूर। नाइट्रेट्स आर नीड फॉर प्रोटीन्स एंड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डीएनए, क्योंकि प्रोटीन्स आर नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डीएनए। मैग्नीशियम क्यों चाहिए होता है? मैग्नीशियम इज़ नीड टू मेक क्लोरोफिल। जो आपका ग्रीन पिगमेंट है वो मैग्नीशियम से बनता है। इसका मतलब है कि अगर मैग्नीशियम है आपके पास तो क्लोरोफिल बन रहा है, मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल बनेगा, यानी कि प्लांट ग्रीन होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, प्लांट ग्रीन भी नहीं होगा, और प्लांट येलो से जो आपको प्लांट नज़र आते हैं उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, यानी उनमें मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी होती है। और ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नीशियम ही आपका क्लोरोफिल बना रहा है, तो क्लोरोफिल तो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इट ट्रैप सनलाइट। तो अगर मैग्नीशियम आयंस की डिफिशिएंसी होगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा या नहीं होगा। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल दो आयंस हैं आपके, नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम आयंस। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट सब टॉपिक पे, जो कि लीफ स्ट्रक्चर है। लीफ का स्ट्रक्चर, हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हम समझते हैं। हाउ इज़ इट यूज़फुल? पहली चीज़, इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। उसकी वजह क्या है? ताकि वो ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब कर सकें। ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब करेंगे तो उनसे उनको फ़ायदा होगा कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, तो इसीलिए प्लांट को फ़ायदा है। इसीलिए प्लांट के सरफेस एरिया लीव्स के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाई सरफेस एरिया फॉर मोर फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद प्लांट लीव्स आर वेरी थिन, दे आर थिन टू अलाउ ईजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट, ऑक्सीजन इन आउट। इनको अकोमोडेट करने के लिए वो बड़े थिन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसको ईजिली अंदर डिफ्यूज़ करने के लिए वो प्लांट का पतला होना ज़रूरी है, लीफ का पतला होना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है उसको बाहर भेजने के लिए भी प्लांट का थिन होना ज़रूरी है, लीफ का। और उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनल टॉपिक, डायग्राम ऑफ लीफ। ये मैंने खुद ही बनाया है क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले ये आपका क्यूटिकल, ये आपका लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर में ये है कि सबसे पहले आपका क्यूटिकल है, ये प्लांट की ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली साइड है ये प्लांट की, लीफ की। अब जो क्यूटिकल है वो वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। वैक्सी लेयर है जो सनलाइट को एंटर करवाती है और प्लांट को ऊपर से प्रोटेक्टेड रखती है और वाटर वेपर को नहीं निकलने देती ऊपर से।
ट्रांसपेरेंट इसीलिए होती है ताकि सनलाइट आती रहे। अपर एपिडर्मिस भी प्लांट को सपोर्ट कर रहे, और पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दिस पार्ट। मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दिस पार्ट। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में होता है। यहाँ जगह कम थी तो मैंने पूरा लिखा हुआ नहीं है। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद ये आपके स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं। स्पंजी मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना यहाँ पे होता है पैलिसेड मेसोफिल्स में। स्पंजी मेसोफिल में थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है फिर भी। अपर एपिडर्मिस में बिल्कुल नहीं होता, क्यूटिकल में बिल्कुल नहीं होता, इधर सबसे ज़्यादा होता है, और स्पंजी मेसोफिल सेल्स में भी थोड़ा सा होता है। इनके बीच में एयर स्पेसेस होती हैं। एयर स्पेसेस की वजह यह है कि आपका वाटर इवेपोरेट करेगा यहाँ से, और यहाँ से डिफ्यूज़ आउट करेगा। ठीक है, वो चैप्टर 7 में हम जाएंगे, उस पर ट्रांसपिरेशन की डिस्कशन चैप्टर 7 में हम करेंगे। ये आपका वैस्कुलर बंडल है जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम पानी और मिनरल आयंस लेके आते लीफ तक, फ्लोएम जो है वो सक्रोस और अमीनो एसिड्स वगैरह लेके जाते। तो एयर स्पेसेस आपकी इसीलिए होती हैं ताकि वो इवेपोरेशन और डिफ्यूजन हो सके। लोअर एपिडर्मिस भी आपका अपर एपिडर्मिस जैसे ही होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ दी ओपनिंग थ्रू विच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें अंदर बाहर होती हैं लीफ से। और ये गार्ड सेल्स होते हैं इनके आसपास, क्योंकि ये स्टोमेटा को गार्ड करें। जैसे दरवाजे के गार्ड्स होते हैं, वैसे ये लीफ का जो दरवाज़ा है स्टोमेटा, उसके गार्ड्स हैं ये गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए, खुलने बंद होने के लिए एनर्जी चाहिए इनको। बाकी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस कहीं पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ गार्ड सेल्स में होता है, क्योंकि इन्होंने खुलना है, बंद होना है, एयर स्पेस को, स्टोमेटा को खोलना है और बंद करना है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक फंक्शन था, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फील फ्री टू वॉच दिस वीडियो अगेन, और जब तक आप इसको बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पास पेपर्स करेंगे, तो उसी तरह आपका ये चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।